हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी एस सी एम ए देवाशीष गोस्वामी एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आज अपन पूरे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से, जितने भी फार्मूला हैं उन सबको अपन देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको हर चीज़ का लॉजिक बता दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा, आप जो कैपिटल उठाएंगे उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये देखिए कैपिटल होते कितने टाइप के हैं, आप बेसिकली कहाँ कहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप पैसा उठा सकते हैं इक्विटी से, दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग को, तीसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेट को। ठीक है, अब डेट के अंदर भी बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, जैसे आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकता है, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकता है। अब इसके अंदर भी बाइफर्केशन हो सकते हैं, जैसे नॉन कन्वर्टेबल के अंदर भी आपका रिडीमेबल डिबेंचर हो सकता है। ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर हो सकता है, तो आप नोट भी साथ साथ बनाते जाइएगा, आई होप, है ना। और दूसरा इररिडीमेबल डिबेंचर भी हो सकता है। चलिए, इसके अलावा आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये आपके कुछ सोर्स हो जाते हैं। डेट के अंदर एक आपका लोन भी आप कह सकते हैं कि भैया मैं टर्म लोन जो है टर्म लोन उठाया हूँ, तो उसका भी आप कॉस्ट मान सकते हैं। तो एक एक करके सबके बात करेंगे, ठीक है, और सबको बहुत डिटेल में अपन देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपन इक्विटी से। सबसे पहले मैंने इक्विटी का नाम लिया, तो इक्विटी से शुरुआत कर लेते हैं। इक्विटी के अंदर कुल मिला के 3 अप्रोच हैं, लेकिन 3 में से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक उतना काम का नहीं है। एक आपका EPS अप्रोच है, यही वाला जो है आपके बहुत काम का नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका डिविडेंड अप्रोच है, ये हमारे काफ़ी काम में आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में डिविडेंड अप्रोच इस्तेमाल होता है, और कुछ केसेस में आपका CAPM अप्रोच काम आता है। इसका मतलब क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या मतलब है इसका? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्लियर है? चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल CAPM से। अपन CAPM के अंदर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। आपके अगर एग्ज़ाम में बीटा दिया हुआ होगा या RF दिया हुआ होगा, इस तरीके का कुछ भी दिया होगा, तो समझ आना आपको CAPM इस्तेमाल करना है। यहाँ पे RM माइनस RF को अपन शॉर्ट में मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको कितना रिटर्न मिले, तो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न? तो आपका जितना भी रिटर्न एक्सपेक्टेड होगा वही आपके नज़रिए में वो आपका रिटर्न है, लेकिन कंपनी के नज़रिए से वो क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? आपके नज़रिए से जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वही कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट। क्योंकि कंपनी को आपको उतना देना पड़ेगा, आपका जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो कंपनी को उतना देना पड़ेगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले एक चीज़ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि क्योंकि मैं बैंक में भी पैसे रख सकता था। किस में रख सकता था पैसे? बैंक में भी रख सकता था, या ट्रेजरी बिल में लगा सकता था, या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा सकता था, जो कि रिस्क फ्री है। क्या है? रिस्क फ्री है। तो रिस्क फ्री का जो रिटर्न है सर, मुझे उतना तो आप दे ही दो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तुमको रिस्क फ्री का रिटर्न दे दूंगा, और क्या चाहिए बताओ? तो तुमने बोला सर मेरे को मार्केट में भी अगर मैं लगाता पैसे, मार्केट यानी अगर मैं सेंसेक्स या निफ्टी में लगाता पैसे, कहाँ पे लगाता? सेंसेक्स या निफ्टी में लगाता, तो मुझे वहाँ पे भी तो रिटर्न मिल सकता था, तो मुझे वो भी दे दो। मैंने बोला अच्छा बेटा, तेरे को RM यानी कि मार्केट का रिटर्न, RM यानी मार्केट का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न भी चाहिए तेरे को, और रिस्क फ्री रिटर्न भी चाहिए। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, या तो तेरे को मार्केट का रिटर्न मिलता या तो तेरे को रिस्क फ्री वाला रिटर्न मिलता। अगर तेरे पास पैसे हैं तो तू या तो यहाँ लगाता या तो तू यहाँ लगाता, दोनों में थोड़ी लगाता। तो बोला अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम करते हैं, RM अगर 12% है और अगर RF 4% है, तो आप एक काम करो, मेरे को 12% ही दे दो। तो इसको लिखने का अंदाज़ कैसे होता है? देखिए, RM माइनस RF। तो देखो RF यहाँ प्लस में, यहाँ RF माइनस में, तो RF कट जाएगा, तो 12% का RM ही आपके पास बचेगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ मल्टीप्लाई होती है जिसको हम बोलते हैं बीटा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर बीटा क्या होता है? तो बीटा होता है बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ
स्टॉक इन रिलेशन टू मार्केट, मतलब मार्केट के मूव होने से आपका स्टॉक कितना मूव होता है, इसको बोलते हैं बीटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका मार्केट 2% से बढ़ा और अगर आपका स्टॉक 4% से बढ़ गया तो मेरा बीटा मैं क्या कहूँगा कि भैया मेरा स्टॉक जो है चेंज इन स्टॉक अपॉन चेंज इन मार्केट, स्टॉक मेरा 4% से बढ़ा है, बीटा मार्केट मेरा 2% से बढ़ा है, यानी मेरा जो स्टॉक है ना वो डबल सेंसिटिव है। मार्केट जितना रिएक्ट करेगा, मार्केट देखो 2% से रिएक्ट किया तो मैं 4% यानी मैं दुगना रिएक्ट करूँगा, इसको क्या बोलते हैं बीटा। समझ में आया? तो क्योंकि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ, मार्केट अगर यानी 2% से गिरेगा तो फिर क्योंकि मेरा बीटा 2 है तो मेरा शेयर तो 4% से गिर जाएगा, यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो शेयर है, मेरा शेयर डबल रिस्की है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा जो शेयर है वो डबल रिस्की है एज़ कम्पेयर टू मार्केट? क्या मैं ये कह सकता हूँ? यस। जब रिस्क आपका डबल है तो रिटर्न भी क्या चाहिए होगा, आपको डबल चाहिए होगा। यानी मार्केट अगर आपको 12% का रिटर्न दे रही है तो आपको स्टॉक से कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए होगा, 24% का रिटर्न चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आप डबल रिस्क ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी कितना चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, फॉर्मूला एक बार देखिए फाइनली, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ किया हमने पहले, इससे क्या हुआ, आर एफ कट गया, आर एम बच गया। यहाँ पे फिर मैंने क्या बोला, क्योंकि हम डबल रिस्क ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको डबल रिटर्न भी चाहिए, इसलिए इन सारी चीज़ों मैंने क्या कर दिया, इनटू बीटा। और ये आपके सामने फार्मूला नज़र आ गया होगा आपको। तो इतना जो पार्ट है ये पार्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही है आपका फार्मूला। ठीक है, गॉट इट? तो ये मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, आई होप आपको अब ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले CAPM अप्रोच आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं भी समझ में आया होगा या थोड़ा कम समझ में आया होगा तो भी चलेगा। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला क्या है हमारा, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो ये फार्मूला बन गया। अब सेकेंड फार्मूला पे चलते हैं। सेकेंड फार्मूला क्या है, सेकेंड फार्मूला है हमारा डिविडेंड अप्रोच। ठीक है, EPS अप्रोच भी आता है पर EPS अप्रोच को इतना ध्यान नहीं देते, डिविडेंड अप्रोच पे आते हैं। फार्मूला है हमारा D1 अपॉन P0 प्लस G। क्या फार्मूला है हमारा, D1 अपॉन P0 प्लस G। यहाँ पे डिविडेंड D1 का मतलब क्या है, D0 1 प्लस G। अब ये D0 का मतलब क्या है, D0 का मतलब है करेंट डिविडेंड। करेंट डिविडेंड यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको कितना इक्विटी से रिटर्न आपको चाहिए, तो आप बोलोगे सर जितना डिविडेंड मिल रहा है वही तो मेरा रिटर्न है। तो मैंने बोला लेकिन भाई करंट डिविडेंड तो मिल चुका होगा, अभी तुम पैसा लगा रहे हो, तुमको करंट डिविडेंड थोड़ी मिलेगा, तुमको नेक्स्ट वाला डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि तुमको तो डिविडेंड मिल चुका है। ठीक है, जो शेयर होल्डर पहले थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिल चुका है। अभी तुमने मान लो कि यहाँ पे डिविडेंड मिला, ठीक है, और तुमने शेयर यहाँ पे ख़रीदा, शेयर तुमने यहाँ परचेज़ किया, तो तुम ये वाला डिविडेंड देख सकते हो, पर तुमको ये वाला डिविडेंड मिलेगा नहीं। तुमको डिविडेंड कौन सा मिलेगा, ये आगे वाला डिविडेंड मिलेगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड 1, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड 0, कि ये तो पहले मिल चुका है लेकिन हमको तो यही वाला दिख रहा है, पुराना वाला ही दिख रहा है। तो हम पुराने वाले में ना कुछ ग्रोथ को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, कुछ ग्रोथ को ऐड करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि आगे हमको डिविडेंड कितना मिल सकता है। क्या ये बात समझ में आई? हम यहाँ पे शेयर परचेज करें ना, ये बीच में हम शेयर परचेज कर रहे हैं तो हमको पुराना वाला डिविडेंड दिख रहा है कि कंपनी ने कितना दिया, उसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करेंगे कि आगे जाके फ्यूचर में हमको कितना डिविडेंड मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये डिविडेंड 1 को अपन क्या बोलते हैं, D1 का फॉर्मूला क्या है, पुराना आपको जो डिविडेंड मिला उसमें आपको ग्रोथ रेट ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पिछले बार मुझे 2 रुपये का डिविडेंड मिला तो ये हो जाएगा D0, और मान लीजिए ग्रोथ है 5% का, तो अगली बार मुझे कितना मिलेगा, तो 1 प्लस 0.05, ये आप करेंगे तो शायद आंसर 2.1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका D1। क्लियर हुआ आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। अब P0 क्या होता है, P0 इज़ शेयर प्राइस। P0 का मतलब क्या होता है, शेयर का प्राइस। अब मान लीजिए शेयर का प्राइस है 20 रुपये, तो ये बन जाएगा आपका P0। कई बार क्या होता है, शेयर को खरीदने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अपन इनकर करते हैं ना टू परचेज द शेयर, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट अपन इनकर करते हैं टू परचेज द शेयर, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको अपन, फ्लक्चुएशन कॉस्ट। तो फ्लक्चुएशन कॉस्ट को अपने को शेयर प्राइस से माइनस करना होता है। क्या करते हैं अपन, P0 में से फिर फ्लक्चुएशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको फ्लक्चुएशन कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपये का,
तो आपका P0 क्या बन जाएगा 20 माइनस 2, तो आपका P0 बन जाएगा 18। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर क्या बोला था, देखिए यहाँ मैंने बोला था डिविडेंड इतना है, तो ये वाले डेटा को ले लेते हैं और ये वाले डेटा को ले लेते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लीजिए आपका D0 कितना है 2 रुपये, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। ग्रोथ आपका कितना है 5%, P0 कितना है आपका 20 और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है आपका 2 रुपये। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि हमारा रिटर्न कितना होगा। रिटर्न को KE से डिनोट करते हैं, K फॉर आपका कॉस्ट और E फॉर आपका इक्विटी। तो KE का मतलब क्या हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा D1 अपॉन P0 प्लस G। तो D1 क्या है हमारा 2 रुपये, 1 प्लस 0.05, मैंने शायद 0.5 लिख दिया था ऊपर, नहीं ठीक लिखा था, 0.05 अपॉन ₹20 में से ये 2 रुपये माइनस हो जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट का, प्लस ग्रोथ रेट कितना है 0.05। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.1 अपॉन 18 प्लस 0.05। लेट्स सॉल्व दिस। कैलकुलेटर ज़रा निकाल लूँ मैं जल्दी से। तो 2.1 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 0.05, तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 16.67%। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। इस तरीके से आपका KE यहाँ पे निकल जाएगा। आई होप KE का आपको डिविडेंड मॉडल, ये हमने डिविडेंड मॉडल किया, ये डिविडेंड अप्रोच भी आपको समझ में आ गया होगा और ये CAPM अप्रोच भी आपको समझ में आ गया होगा। सर CAPM का भी एक एग्जाम्पल करा दीजिए। मान लो आपको RF दिया हुआ है 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम आपको दिया हुआ है 12% और बीटा दिया हुआ है 1.5। तो KE विल बी इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RM माइनस RF को क्या बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं अपन मार्केट रिस्क प्रीमियम। गॉट इट। अब RF कितना है 6% है, बीटा कितना है 1.5 और RM माइनस RF को अपन क्या बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये दिया हुआ है 12। तो 6 प्लस 18%, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 24%। तो ये हो गया आपका KE। क्लियर हो गया। तो KE को हमने एक्सटेंसिवली कवर कर लिया है। तो ये KE वाला जो पोर्शन था ये हमारा, इक्विटी वाला जो पोर्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब अपन आ जाते हैं किस पे, अब अपन आ जाएंगे रिटेन्ड अर्निंग पे। तो देखिए रिटेन्ड अर्निंग जो होता है, रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी आमतौर पे क्या होता है आपका सेम होता है। रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी आमतौर पे क्या होता है सेम होता है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स दिया हो। अनलेस एंड अनटिल पर्सनल टैक्स इज गिवन। अब मान लीजिए आपका KE जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में 24% आया और टैक्स का रेट आपको दे दिया है 30%। ऐसे केस में KRE का फॉर्मूला क्या होगा, KRE यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो फॉर्मूला होता है KE 1 माइनस T। तो ये हो गया 24%, 1 माइनस T को अपन कैसे लिखेंगे 0.3। तो अपन क्या करेंगे अब कैलकुलेटर उठाएंगे, 24 इंटू 0.7 करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.8%। ये बन जाएगा हमारा KRE। डन एवरीवन। तो लीजिए आपका KRE भी सॉल्व हो गया। अब अपन KRE के बाद वाले टॉपिक को करते हैं, ये आपका RE भी हो गया। अब डेट पे आते हैं। डेट के अंदर क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल के अंदर रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है और टर्म लोन है। ठीक है, 4 टाइप की चीज़ें हैं, एक एक को डील करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ को डील कर लेते हैं विच इज़ टर्म लोन। किसको डील कर रहे हैं अपन, टर्म लोन। टर्म लोन का अपन KT भी कहते हैं, KT यानी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। फॉर्मूला होता है इसका इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। सर ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था कुछ वैसे ही दिख रही है, हाँ थोड़ा सा वैसी फॉर्मेट है। एक्चुअली होता क्या है देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी का EBIT है 100 रुपये, ठीक है। अब 2 सिचुएशन ले लेते हैं। सिचुएशन ऐसा है कि टैक्स रेट तो कॉमन है 50% है, पर एक कंपनी ने 100% पैसा इक्विटी से उठाया है, मान लेते हैं 200 रुपये, ठीक है। B कंपनी जो है वो 50% पैसा इक्विटी से उठाई है यानी कि 100 रुपये, और 50% पैसा उन्होंने डेट से उठाया है विच इज़ अगेन 100 रुपीज़ एट द रेट ऑफ मान लेते हैं 20%।
एट द रेट ऑफ 20% इन्होंने उठाया। अब देखिए सीन कैसा होगा। EBIT कंपनी ए का भी बी का भी कितना है हमारे पास 100 रुपये है। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट। कंपनी ए के पास तो कोई डेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट यहाँ कुछ भी माइनस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट है विच इज़ 20 रुपीज़। 100 रुपये का हमने डेट लिया है 20% के इंटरेस्ट पे, तो आपका 20 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा, यहाँ पे 100 रुपये और यहाँ पे कितना आएगा 80 रुपीज़। अब यहाँ पे टैक्स माइनस होगा। टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 50% टैक्स दिया हुआ है। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 रुपये, यहाँ माइनस, और यहाँ पे 40 रुपये माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा 50 विच विल बी अवर अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 40। यानी आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे मुझे कुछ टैक्स सेविंग हो रही है। क्या हो रही है, मुझे यहाँ पे टैक्स सेविंग हो रही है। बी वाली जो कंपनी है, बी वाली कंपनी को 40 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो कितने रुपये का टैक्स बच गया, 10 रुपये का टैक्स बच गया। क्यों बचा ये 10 रुपये का टैक्स, क्योंकि ऊपर ना इंटरेस्ट माइनस हुआ, इसके कारण आपका थोड़ा सा टैक्स जो है वो बच गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखिए, इसी वजह से मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट है ना, मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो मेरा कॉस्ट है, आई एग्री। ये 20 रुपये जो ये इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये मेरा कॉस्ट है, आई एग्री। लेकिन कुछ टैक्स सेविंग भी हो रही है। कितने की टैक्स सेविंग हो रही है, 10 रुपये का। देखो मैंने टैक्स सेविंग भी कर लिया, तो मेरा कॉस्ट एक्चुअली में कितना है, सिर्फ 10 रुपये ही है। अब इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ, दूसरे तरीके से लिखूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट मेरा कितना परसेंट था, 20% था, टैक्स कितना था 50%, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो अगर आप देखेंगे तो 20 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 10%। और अगर आप देखो तो 100 रुपये का, ये देखो 100 रुपये का डेट था ना हमारा, इस 100 रुपये का अगर आप 10% निकालो तो 10 रुपये का ही कॉस्ट आता है। देखिए हो गया आंसर मैच। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसलिए टर्म लोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो डेट सेविंग, टैक्स की सेविंग होती है, इसलिए फॉर्मूला हो जाता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। क्लियर है? तो ये आपका KT भी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। सर कोई फॉर्मूला एग्जाम्पल करा दीजिए। आपको मान लो बोला है कि 10 लाख रुपए का आपने क्या लिया है, लोन लिया हुआ है, जिसपे आपका 15% का इंटरेस्ट है। टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट है आपका 40%। अब आपको कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट कितना है हमारा, देखिए 15% है, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है हमारा 0.4, तो 15 इंटू 0.6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9%। यही है आपका KT। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा अब कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर, चलिए कन्वर्टेबल के पहले ना मैं आपको नॉन कन्वर्टेबल करा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा एक लेवल कम है, फिर अपन कन्वर्टेबल पे आते हैं। नॉन कन्वर्टेबल के अंदर 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया। एक होता है आपका रिडीमेबल और एक होता है आपका इररिडीमेबल। तो पहले इररिडीमेबल को समझेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है। इररिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले डेट के अंदर टर्म लोन को बताया था, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन NP इंटू 100। यानी सर जो टर्म लोन का फॉर्मूला था अगर आप देखोगे तो वही फॉर्मूला है, बस नीचे यहाँ पे क्या लग गया, नेट प्रोसीड। अब ये नेट प्रोसीड क्या होता है, नेट प्रोसीड का मतलब होता है कंपनी को कितने पैसे मिले, कंपनी को कितना पैसा डेट से मिला, कंपनी का कैश इनफ्लो है। ये क्या है, ये कंपनी का कैश इनफ्लो है। अब मान लो कंपनी ने क्या किया, इशू किया, तो 3 चीज़ों पे इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे या तो डिस्काउंट पे। तो पार पे किया तो मान लो 100 रुपये का 100 रुपये हो गया, प्रीमियम में किया तो 100 रुपये में 10% ऐड कर दिया, क्वेश्चन मान लो 10% का प्रीमियम दिया है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। डिस्काउंट पे किया तो 100 रुपये में से 10% को माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दे सकता है, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, P0 से क्या होता था, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा। जैसे मान लीजिए अगर प्रीमियम पे है, अगर मान लीजिए प्रीमियम पे है 10% के प्रीमियम पे, तो 10% के प्रीमियम पे 100 रुपये पे प्लस 10% करके आप कितना बना देते हैं, 110 बना देते हैं। और मान लीजिए आपका फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपये है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपये माइनस कर देना, तो अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 108। क्लियर हो गया?
तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100। यहाँ पे एन पी कैसे आएगा, आई होप आपको क्लियर है। पार होगा तो 100, प्रीमियम होगा तो ऐड कर देना, डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देना। अगर फ्लक्चुएशन माफ़ करना फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दिया होगा तो जैसे इक्विटी के केस में अपन P0 से माइनस करते थे, डेट के केस में नाम बदल जाता है, चीज़ एक ही है, अपन नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट ये देखिए यहाँ पे आ गया, इस नेट प्रॉफिट से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। फिर एग्जांपल कराइए। एग्जांपल मान लीजिए कि आपका 100 रुपीज़ का डेट एट द रेट ऑफ 10% इशू किया है एट 5% डिस्काउंट। फ्लोटेशन कॉस्ट है मान लीजिए 4 रुपये, और मान लीजिए आपका टैक्स रेट है 40%। ऐसे केस में केडी कैसे आएगा, केडी यानी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आएगा, आई 1 माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100। तो आई कितना है हमारा 10%, तो 10% ले लिया मैंने, 1 माइनस टी यानी 0.4। नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट देखिए 5% के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो 100 रुपये का है, 100 रुपये का 5% डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा आपका 95, है ना। लेकिन 95 में फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करना मत भूलिएगा, कितना है वो 4 रुपये इंटू 100। तो ये हो गया 6 अपॉन 91 इंटू 100। इसको ज़रा सा कैलकुलेटर में कर लें अपन, तो 6/91 इंटू 100, तो मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 6.59%। ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिडीमेबल डिबेंचर बन जाएगा, विच इज़ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी बस, आप देखिए, क्योंकि रिडीमेबल है ना तो रिडम्पशन वैल्यू भी आएगा, तो रिडम्पशन वैल्यू प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस एन पी अपॉन 2। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर कोई डिबेंचर इरिडीमेबल है तो कभी भी हमको रिडीम करना ही नहीं है, तो हमको रिडम्पशन का पैसा देना ही नहीं है। पर अगर रिडीमेबल है तो रिडीमेबल में हमको कभी ना कभी तो भैया रिडीमेबल वैल्यू भी देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा उनको कि भैया हमने तुमसे 100 रुपये लिया था, अब ये 100 रुपये तुम रख लो। पर कई बार क्या होता है कि हम इशू करते हैं, मान लो हमने इशू किया है मान लो 100 रुपये पे, पर हम लोग कई बार क्या करते हैं, रिडीम करते हैं ज़्यादा पे, 110 पे अपन रिडीम करते हैं। ठीक है। तो यानी कंपनी का 10 रुपये का एक्स्ट्रा कॉस्ट और भी तो आया, ये 10 रुपये क्या है उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट ही तो है। तो आप जो इंटरेस्ट जोड़ते हो, इंटरेस्ट तो आप जोड़ ही रहे हो, इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टी टैक्स सेविंग को भी आप ले रहे हो, पर साथ में क्या आपको नहीं लगता कि ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी लेना चाहिए। तो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को लेने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, रिडीमेबल वैल्यू माइनस जो हमने इशू किया नेट प्रोसीड। अब लेकिन ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये मेरे को 1 साल का खर्चा नहीं है। अगर मान लो 10 साल का मैंने डिबेंचर लिया है तो ये 10 रुपये जो मेरे को देना है ये तो 10 साल के बाद देना है, यानी कि हर साल अगर मैं देखूँ तो 1-1 रुपये का ही खर्चा है बस। तो डिवाइड बाई इसलिए क्या कर देते हैं एन। समझ में आई है आपको बात। मेरे को 10 साल बाद ही रिडम्पशन करना है ना, तो 10 साल बाद मुझे पैसा देना है। तो ये जो 10 रुपये का एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है वो मेरा कब आ रहा है, 10 साल के बाद, यानी हर साल कितना कॉस्ट आ रहा है, 1-1 रुपये आ रहा है, ऐसा समझो। अच्छा, डिवाइड बाई, यहाँ पे तो अपन नेट प्रॉफिट से कर देते थे, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट से नहीं कर सकते क्योंकि पहले साल में तो 100 रुपये ठीक है, पर 10 साल के बाद इस डिबेंचर की वैल्यू 110 रुपये, तो इसलिए अपन ना 100 ले सकते हैं ना 110। तो हम लोग सिंपली इसका क्या कर देते हैं, एवरेज। तो रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट अपॉन 2 करके अपन उसका एवरेज कर लेते हैं। आया सभी को ये फॉर्मूला समझ, आई होप आ गया होगा। इसका भी चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं धड़ाम से। मान लो कि आपका ये ऊपर वाली ले ले, क्या थोड़ी काम चोरी करें, नहीं सर मत करो, ठीक है। तो 100 रुपये का डिबेंचर है, मान लो 12% का इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है, टैक्स रेट जो है वो मान लेते हैं 50% है, ठीक है। इशू हुआ है मान लो एट द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट, एंड रिडीम हो रहा है मान लो एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम। ठीक है। आई होप सारी चीज़ आपको मिल गई है। चलो करते हैं। के डी विल बी इक्वल टू आई 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, ये आपका एक्स्ट्रा वाला खर्चा है,
डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। तो देखिए आई कितना है हमारा 12%, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.5 प्लस आर वी कितना आ रहा है, जितने पे 100 रुपये का डिबेंचर है लेकिन उसको प्रीमियम पे अपन रिडीम करेंगे तो 110 माइनस नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 5% के डिस्काउंट पे हमने इशू किया है तो हमारे पास पैसा 5 कम आया होगा तो 100 में से 5% गया 95 अपॉन एन। तो चलो 10 ईयर्स मान लीजिए इसकी लाइफ को, ठीक है, लिखा होगा क्वेश्चन में। तो डिवाइड बाई 10 अपॉन 110 प्लस 95 बाई 2, तो ये हो गया 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 1.5 अपॉन, इसको आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आई थिंक 205 आएगा शायद, 110 डिवाइड प्लस 95 बाई 2, 102.5, 102.5 इंटू 100 तो हमेशा ही करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100, तो मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है कुछ 7% के आसपास आ रहा है, तो ये आपका बन जाएगा KD। ठीक है, एक बार और कर लेता हूँ, 7.5 डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100, तो ये आ रहा है 7.31 कुछ आ रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो KD भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज़ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो डिबेंचर वाला ही लेना है आपको, फॉर्मूला तो सेम रहेगा आपका, आई 1 माइनस टी आई यानी इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। इसमें फ़र्क क्या आएगा सर फिर, इसमें आर वी को ना आप हायर ऑफ 2 लेते हैं। हायर ऑफ 2, हायर ऑफ व्हाट सर, जितने पे भी आप कैश में रिडीम करेंगे, कैश की रिडीम वाली वैल्यू ले लीजिए, या तो करेंट मार्केट प्राइस लीजिए इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट पावर n। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है डिबेंचर विल बी रिडीम्ड, डिबेंचर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 5 years, current market price is ₹20 and growth rate is 10%. Redemption at par in cash। ऑब्वियसली हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन है किसका है, कन्वर्टेबल डिबेंचर का है। आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि कन्वर्टेबल है या नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, बस रिडीमेबल वैल्यू देखिए क्या आएगा। कैश में रिडीम करेंगे तो कितने पे होगा, पार पे होगा, यानी 100 रुपये पे ही होता है, डिबेंचर 100 रुपये का होता है। करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो करंट मार्केट प्राइस है 20 रुपये। ग्रोथ रेट कितना है, तो 10%, तो 1.1। पावर क्या हो जाएगा आपका 5, तो n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स कितना है यहाँ पे हमारे केस में 5। तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं एक बार, 1.1, तो 20 इंटू 1.1, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32.21। इन दोनों में से क्या लेते हैं, हमेशा हायर लेते हैं, तो हायर क्या आ जाएगा 32.21। तो जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे आर वी की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, 32.21 लेना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास बच गया KP। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है ना, अगर मैं ये EBIT वाला आपको ये दिखाऊं जो अपन ने ऊपर डिस्कशन किया, ये EBIT वाले में देखिए टैक्स के बाद डिविडेंड का रोल आता है। यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप डिविडेंड को यहाँ माइनस करते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड को, यानी जो टैक्स का ये जो बेनिफिट है ना, ये प्रेफरेंस डिविडेंड आपको नहीं देता, ये टैक्स ऑलरेडी कट चुका होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसलिए जब अपन KP का फॉर्मूला देते हैं, प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला देखते हैं, उसमें फॉर्मूला क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, यानी यहाँ पे 1 माइनस टी वाले जो चीज़ करते थे वो अपन यहाँ पे नहीं करते। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। क्लियर हो गया? बाकी जैसे अपन डिबेंचर में करते थे बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। अगर ये इररिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला रहेगा, और ऑन दी अदर हैंड अगर रिडीमेबल है, क्या है, अगर रिडीमेबल है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, PD प्लस RV माइनस NP अपॉन N
होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया। तो सेम फॉर्मूला है, बस ये जो आई माइनस टी वाली चीज़ थी ना, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आई माइनस टी वाली चीज़ थी ये यहाँ पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि टैक्स जो है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसके बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, तो डिविडेंड की वजह से आपकी कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होती। प्रेफरेंस डिविडेंड के हिसाब से मैंने क्या बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान से सुनिए। प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से कोई भी टैक्स सेविंग आपको नहीं होती। गॉट इट? चलिए, एक और एडिशनल टॉपिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका ग्रोथ रेट होता है ना, कई बार क्वेश्चन में ग्रोथ रेट आपको फाइंड करना पड़ता है। हम लोगों ने कई जगह पे ग्रोथ रेट का देखा कि यूज़ होता है। जैसे अपन इक्विटी में देखें कि D0 में 1 प्लस जी होता है। तो ग्रोथ रेट जो है ये जी आता कैसे है? तो जी का फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। अब ये बी इंटू आर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। बी का मतलब क्या है? रिटेंशन रेशियो। आर का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो क्या होता है? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% का डिविडेंड हमने बांटा है, तो आपका रिटेंशन रेशियो कितना बन जाएगा? 80% बन जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। आरओई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। पहला तरीका होता है ईपीएस अपॉन एमपीएस, ये पहला तरीका है। और दूसरा 1 अपॉन पीई रेशियो। कई बार क्वेश्चन में आपको पी रेशियो दिया हुआ होगा, उससे आपको आरओई फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको दिया है कि पीई रेशियो इज 5, तो ऐसे केस में आपका आरओई क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0.2, या आप इसको लिख सकते हैं 20%। क्लियर हो गया सभी को? तो इतना ही होता है। अगर आप इन दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ग्रोथ। जैसे अगर यही एग्जांपल ले लो तो ये आपका आर है, सॉरी ये मैंने रिटेंशन रेशियो के लिए आर यूज़ किया था, रिटेंशन रेशियो था ये। रिटेंशन रेशियो आपका 80% था, और ये आपका जो आर आ रहा है, आरओई आ रहा है, आरओई कितना आ रहा है आपका? 20%। तो दोनों को आप इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 16%। तो ग्रोथ रेट कितना हो गया हमारा? 16%। क्लियर हुआ? आई होप जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इन केस कोई भी डाउट रहे बच्चों तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, नंबर मैं लिख दे रहा हूँ। आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू।